वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर को आप अंततः देखिए और इस टॉपिक के बारे में आप पूरा डिटेल से जानकारी लीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक बात याद रखें कि जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस पार्टी, आज की पार्टी जो है ये अलग पार्टी है और आज़ादी के पहले इसका जो वर्चस्व था वो अलग था, है ना। तो मुख्य तौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके पहले पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इतिहास से लेकर, मतलब जिस समय से ये पार्टी बनी, ये पार्टी की स्थापना हुई, उस समय से लेकर इसके वर्तमान समय तक मैं आपको इसका पूरा डिटेल से, गहराई से एक एक चीज़ को समझाऊंगा। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और कांग्रेस पार्टी का जो शुरुआती से आज तक जो वर्चस्व रहा है वो किस तरीके से रहा है, इसके स्टेप्स क्या क्या रहे हैं, किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो भारत की आज़ादी के बाद की वर्तमान कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी का एक अलग रोल है। और 1947, मतलब भारत के स्वतंत्रता समय से पहले की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसका अलग उद्देश्य था। उसका उद्देश्य केवल ये था कि भारत में अंग्रेजों से हम आज़ादी कैसे प्राप्त करें। ठीक है। और भारत में जितने भी लोग थे वो सारे लोग केवल और केवल एक ही पार्टी को सपोर्ट करते थे, जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी, है ना। सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे, सारे लोग एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी में सम्मिलित होकर एक ही मंच पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर अंग्रेजों का सामना करते थे और अंग्रेजों से अपनी मांग मांगा करते थे, जिसमें गांधी जी भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, भगत सिंह थे। ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। ठीक है। तो हम इसकी बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। तो कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना ये सबसे पहले 31 दिसंबर या 28 दिसंबर, है ना। कहीं कहीं 28 दिसंबर लिखा रहता है, कहीं कहीं 31 दिसंबर लिखा रहता है। तो डेट से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको केवल सन याद रखना है। ठीक है। तो 31 दिसंबर 1885, 1885 या 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है बात। मतलब इस दिन, ये पहला दिन था जब कांग्रेस बनी थी। कब बनी थी? 1885 में। लेकिन बनी कैसे, इसके पहले का जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत में अंग्रेजों का शासन था। और भारत में अंग्रेजों के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भारत में आया करते थे और भारत के प्रशासन को चलाते थे। जैसे वर्तमान में आज कलेक्टर हैं, वैसे ही पहले एक पद हुआ करता था जिसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस ब्रिटेन में होती थी और वहाँ पर लोगों से पास करके भारत में आके प्रशासन करते थे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था ए ओ ह्यूम। क्या नाम था? ए ओ का मतलब है एलन ऑक्टोबियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उसका एक जीवनी कार था जिसका नाम था विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, ये दोनों इंग्लैंड के एक छोटे से भाग स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। वहां से इनको भारत में नियुक्त किया गया और भारत में ये पहुंचे। तो भारत में उस समय का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की तुलना आज के आप प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। मतलब वो पूरे भारत का सर्वे सर्वा होता था। तो गवर्नर जनरल के पास जैसे ही ए ओ ह्यूम पहुंचे और इन्होंने कहा व्हाट आई डू, मतलब मुझे भारत में क्या करना चाहिए, मुझे भारत में क्या करना चाहिए। तो जो गवर्नर जनरल था उस समय, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। उसका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि तुम भारतीय लोगों को जितना ज़्यादा लूटोगे, भारतीय लोगों को जितना ज़्यादा लूटोगे, जितना ज़्यादा उनसे पैसा कमाओगे, तुम्हारा प्रमोशन उतना ही जल्दी होता जाएगा और तुम उतने ही उच्च पद पर लगातार पहुंचते जाओगे। तो ए ओ ह्यूम ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। ए ओ ह्यूम ने ऐसी बहुत सारी नीतियां बनाई, बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी भारतीय जनता को लूटा। और उसके बाद इस ए ओ ह्यूम की मुलाकात हुई दादा भाई नौरोजी से। किससे हुई? दादा भाई नौरोजी से हुई। दादा भाई नौरोजी उस समय के भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति और सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जब दादा भाई नौरोजी से ए ओ ह्यूम की मुलाकात हुई तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आप लोगों की क्या यही संस्कृति है?
आप लोगों को ब्रिटेन में क्या यही सिखाया जाता है? इसी कल्चर के कारण आपका देश इतना महान है। इतनी ही बुरी नीतियां, इतनी ही दमनकारी नीतियां आपके देश में लाई जाती हैं और जनता आपको इस नज़रिए से देखती है। क्या यही आपकी सरकार है? ऐसे ही आप ब्रिटेन में रहते हैं, है ना? तो ये उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जब आपके कल्चर में ऐसा नहीं है, आप वहाँ ऐसा नहीं करते, तो भारत में आके आप ऐसा शोषण क्यों कर रहे हैं? क्या ये संस्कृति के विरुद्ध नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? तब ए ओ ह्यूम की आंखें खुल जाती हैं और ए ओ ह्यूम का काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था और ये डफरिन के पास पहुंचता है। जैसे ही डफरिन के पास पहुंचता है और डफरिन से कहता है कि मैं आज ही आपकी पार्टी और आपका जो सरकार है, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार है, मैं इसको छोड़कर इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ। डफरिन ने कहा क्या हो गया? तब एओ ह्यूम ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इस तरीके से भारत को निरंतर खोखला करते जा रहे हो और भारत के लोगों का निरंतर शोषण करते जा रहे हो। विकास के नाम पर आप इस तरीके के कार्य करते हो जो कि हमारी संस्कृति और हमारे देश को कहीं ना कहीं एक गलत परिप्रेक्ष्य में लाके खड़ा कर देंगे। तब डफरिन ये बात सुनकर रोने लगा। डफरिन ये बात सुनकर रोने लगा और डफरिन ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि भारत का विकास हो और भारत जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाए, लेकिन मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आते हैं और मुझे भी ये ज़बरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत ये गुलाम रहे और भारत में ऐसी बहुत सारी नीतियाँ हैं। ये डफरिन की सोची समझी चाल थी। जैसे इस चाल में ए ओ ह्यूम को फंसा लिया गया। ए ओ ह्यूम ने कहा कि तुम भी यही चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूँ, तो हमें भारत के विकास के रूप में क्या करना चाहिए? तो ए ओ ह्यूम से कहा डफरिन ने कि तुम शिमला में जाके रहने लगो। शिमला में जाके रहने लगो जब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता। मामला शांत होता है और तुम वहाँ से आना और आने के बाद तुम एक ऐसा मंच बनाना जिस मंच से हम भारत की सेवा कर सकें और भारत का विकास कर सकें। ए ओ ह्यूम ने कहा ठीक है। ए ओ ह्यूम शिमला में जाके रहने लगे। इसी कारण ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला में जब ये रहने लगे तभी डफरिन ने कहा, डफरिन के दिमाग में ये चल रहा था, डफरिन का ये ढोंग था। डफरिन ने दिमाग लगाया और डफरिन ने कहा कि अभी कुछ ही समय पहले 1857 में क्रांति हुई। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सेना को झकझोर के रख दिया था और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सेना अपनी कमजोरी महसूस करने लगी थी। तब डफरिन ने दिमाग लगाया कि कहीं भी भारतीय लोग कोई भी अगर षड्यंत्र रचते हैं तो उसकी वास्तविक जानकारी सीधे हमारे तक पहुंच जाए। इसके लिए हमें एक मंच तैयार करना चाहिए जो कि दिखावा रहेगा विकास के रूप में और कार्य करेगा हमारे लिए। ठीक है, ये तरीके से डफरिन ने ए ओ ह्यूम से कहा कि तुम एक मंच बनाओ और उस मंच पर, उस संघ पर एक ऐसी पार्टी गठित करो जिस पार्टी में सभी भारतीय लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होने के बाद उन सभी में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जो भी उनके बीच में जो भी जानकारी आपको मिले, वो जानकारी तुम मुझे दे दो और जैसी तुम मुझे दोगे इसके बदले में मैं भारतीय लोगों का विकास करता जाऊंगा। ए ओ ह्यूम ने कहा ठीक है। ए ओ ह्यूम यहाँ से निकले और ये कहाँ पहुँचे? दादा भाई नौरोजी के पास। दादा भाई नौरोजी के पास पहुँचे और एक मंच बनाया जिस मंच को नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। जिसको क्या नाम दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन का जैसे ही नाम घोषित हुआ तभी दादा भाई नौरोजी ने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। I want to say something about for all people in establish for this party। जब ये कहा, जैसे ये कहते हैं तब सारे लोग कहने लगते हैं कि क्या बात है। तब दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि मैं यूनियन की जगह, संघ की जगह एक नए शब्द का यूज करना चाहता हूँ जिसका नाम है कांग्रेस। जिसका नाम है कांग्रेस। तब सभी लोगों ने कहा कि क्यों, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तभी दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जो कांग्रेस शब्द है ये नॉर्थ अमेरिका का शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा से आया है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह या सर्वाधिक शक्तिशाली दल।
जिसका अर्थ क्या होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली दल। और हमारा दल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और रहेगा। इसी कारण मैं यूनियन की जगह कांग्रेस शब्द का उपयोग करना चाहता हूँ। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस शब्द किसने दिया, तब आज नाम क्या आता है, दादा भाई नौरोजी। तब आपसे अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो आप क्या लगाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तब भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं, आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो इसकी स्थापना का जो श्रेय है, इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है, इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो केवल एक ही व्यक्ति को जाता है, जिसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। क्लियर है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। ठीक है। लेकिन शब्द किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया 1885। आप अंदाज लगाइए, आज़ादी से भी कई साल पहले कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। जबकि बीजेपी सरकार अभी बनी है 1978 के बाद। 1978 में तो केवल जनता पार्टी थी, उसके बाद में जाकर ये भारतीय जनता पार्टी हुई। तो 1978 और 1885 कितना अंतर है, लगभग 100 सालों का अंतर है। और इतने समय बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, तब भी भारत में केवल कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ए.ओ. ह्यूम ने जैसे ही इसकी स्थापना की, और स्थापना के बाद इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो किसे बनाया, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जब अध्यक्ष बने और इस पार्टी की जब स्थापना हुई, तो कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पार्टी की स्थापना 1885 में कहाँ हुई, तो बम्बई में हुई। कहाँ पर हुई, बम्बई में। उस समय उस मुंबई का नाम पहले बम्बई था। तो बम्बई के गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 1885 में इसकी स्थापना 12 बजे के लगभग की गई। 12 बजे के लगभग इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1885 में। कहाँ की गई, बम्बई में की गई। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बम्बई में जब इसकी स्थापना हुई तो पहले ये स्थापना कहाँ होने वाली थी, तो पहले यह स्थापना पूना में होने वाली थी। लेकिन पूना में महामारी फैल गई और इस स्थापना को रद्द कर दिया, और इसके बाद बम्बई स्थान को घोषित किया और बम्बई में जाके इसकी स्थापना हुई। तो आई होप यहाँ तक इसकी बात समझ में आ गई होगी। जब इस मंच की स्थापना हो गई, तब इस मंच पर सारे लोग इकट्ठे होकर जो डिस्कशन करते, वो डिस्कशन ए.ओ. ह्यूम अपने गवर्नर जनरल डफरिन तक पहुंचा देता, और डफरिन सारी गतिविधियों को समझकर सारी गतिविधियों को ख़त्म कर देता। जैसे ही कहीं पर आंदोलन होना है तो वो बात पता चल जाती थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ए.ओ. ह्यूम उस जानकारी को डफरिन को दे देता था, और डफरिन अपने कुछ सैनिकों द्वारा उस विद्रोह को दबा देता था। निरंतर ऐसा ही चलता रहा। चलते चलते इस मंच ने इतना बड़ा वर्चस्व रूप ले लिया कि ए.ओ. ह्यूम के जाने के बाद इसमें भारत के सभी लोग एक साथ इकट्ठे होने लगे। और जैसे इकट्ठे होने लगे, तब भारतीय लोगों ने मांग की कि अब हम प्रत्येक वर्ष भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित करेंगे। क्या आयोजित करेंगे, अधिवेशन आयोजित करेंगे, और जिसके अलग अलग अध्यक्ष होंगे, और वो अध्यक्ष निरंतर तौर पर ऐसी ही मांगे करेंगे जिससे भारत जल्दी से जल्दी आज़ाद हो सके। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी वो एकजुट पार्टी थी, केवल एक ही पार्टी थी, ठीक है, जिसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, भारत को आज़ाद कराना। लेकिन 1947 के बाद जो कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन आया, वो राजनीतिक पार्टी का अंतर आ गया। फिर यहाँ पर पार्टी का मतलब ही पूरा बदल गया। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हम करेंगे अधिवेशन की चर्चा। क्वेश्चन अधिवेशन से पूछे जाते हैं कि भारत के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, पहले युवा अध्यक्ष कौन थे, पहले मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अध्यक्ष कौन थे। तो ऐसे बहुत सारे अध्यक्ष बने। तो आपको अध्यक्ष याद करना है और कुछ विशेष
जो कार्य हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में उसको भी याद रखना है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कहाँ से? सबसे पहले अधिवेशन बम्बई से। तो बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहले विदेशी या पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन बने, तो जिनका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। और अगर आपसे पूछे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयबजी। और अगर आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट को 1917 में महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। और क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और होम रूल लीग काफ़ी आगे निकल के आया, और इस कारण इन्हें 1917 में पहला महिला अध्यक्ष बनाया। लेकिन अगर आपसे पूछे पहली भारतीय महिला, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, ये आयरलैंड की रहने वाली थी, तो पहली भारतीय जो महिला थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को हम भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे स्वर कोकिला पूछे तो लता मंगेशकर, भारत कोकिला पूछे तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय महिला के रूप में नियुक्त हुई। अगर आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया, सबसे पहले वंदे मातरम गीत 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रगीत कब गाया गया, तो राष्ट्रगीत गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रगान गाने का संक्षिप्त समय कितना है, तो 20 सेकेंड। 20 सेकेंड का मतलब होता है इसे शॉर्ट में गाना। शॉर्ट में जब गाते हैं जब युद्ध की स्थिति होती है। इसमें कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? तो 5 पद हैं, है ना। इसको लिखा किसने है? तो आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का विभाजन सबसे पहले किस अधिवेशन से हो गया था, तो सबसे पहले इसका विभाजन कब हुआ था? 1907 के अधिवेशन से। 1907 के अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। एक का नाम था नरम दल, एक का नाम था गरम दल। नरम दल अहिंसा की प्रवृत्ति को अपनाते थे, जिसमें गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। और एक था अहिंसा, जो कि उग्रवादी दल था, जिसमें विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता थे। तो इस तरीके से कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। लेकिन 1916 में कांग्रेस का जो 2 भाग थे वो दोनों भाग एकत्रित हो जाते हैं, और अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इस 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। 1-2 और अधिवेशन की हम बात करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, गांधी जी ने केवल और केवल एक ही बार कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षता की थी 1924 में। 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, तो 1931 के अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने, और उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले कर दी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में कौन ऐसा व्यक्ति था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो उसका नाम था अबुल कलाम आजाद।
अबुल कलाम। ठीक है, याद रखना, अब्दुल कलाम नहीं। अब्दुल कलाम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो एक वैज्ञानिक थे, है ना, वो एक वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम। लेकिन ये क्या है, अबुल, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपकी। अगर आपसे पूछे कि गांव में होने वाला अधिवेशन कौन सा था, तो फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था, ये गांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में होने वाला अधिवेशन कौन सा था, तो मध्य प्रदेश में जो अधिवेशन हुआ था उसका नाम था त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी का वर्तमान नाम तेवर है, और यह एक गांव है जो कि जबलपुर के पास पड़ता है। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष एस सी बोस को बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और आपसे अगर पूछे अंतिम क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर रहेगा जेबी कृपलानी। आपका आंसर रहेगा जेबी कृपलानी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो एक अलग ही रूप ले लेती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो भारतीय खेमे में खलबली मचा देती हैं। फिर इससे ही बीजेपी पार्टी और बहुत सारी पार्टियों का उदय होता है। फिर बाद में जाके, मतलब अभी हाल फिलहाल में, पार्टियों का एक बहुत बड़ा संगठन बनने लगा जिसे हम अलियंस कहते हैं, जिसे हम महागठबंधन या अलियंस कहते हैं। तो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जो है वो यूपीए का भाग है। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और इसके बाद और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां का इसमें क्या है, योगदान है। और अगर आपसे पूछे एनडीए, एनडीए पार्टी, तो एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस, तो इसकी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और इसमें और भी छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग है। तो इस तरीके से दो अलियंस में बहुत सारी पार्टियां बढ़ चुकी हैं, और इस तरीके से वर्तमान में राजनीति होने लगी। तो आपको समझ में आया होगा कि पहले की कांग्रेस क्या थी और वर्तमान की कांग्रेस क्या है। एक अंतिम बात और मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जब बनी, तो जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कथन कहने शुरू किए, बहुत सारे कथन कहने शुरू किए, जिसमें बहुत सारी तमाम तरीके की बातें कही, और वो कहने कहने से इतने बड़े कथन बन गए कि वो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।